गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर के आज लेक्चर नंबर 10 में हम बात करने वाले हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस की। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिक्विफैक्शन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस what is critical temperature, critical pressure and critical volume, and for a single example of carbon dioxide we can explain this isotherm curve. After the liquefaction we will discuss Gram's gaseous diffusion law, which is not mentioned in your NCERT textbook, but it is very important for competition exam point of view. Many times in JEE and NEET question arises from the Gram's gaseous diffusion law. That's why we will discuss this Gram's gaseous diffusion law in this chapter in today's class. Okay बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसका टॉपिक है हमारे पास लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चों हम डेफिनेशन देखेंगे व्हाट इज लिक्विफैक्शन। और टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज What is liquefaction? लिक्विफैक्शन क्या होता है, तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विफैक्शन का मीनिंग होता है किसी भी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। To converting of a gaseous molecule into the liquid, this phenomena is known as liquefaction. बट क्या कोई गैस अपने आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दे आर द टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स इज हियर। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज द प्रेशर। फर्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज़ द प्रेशर। यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसका रोल बहुत 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 ज़्यादा होता है ना। उसके बाद प्रेशर का भी रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी गैसियस सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज लिक्विफैक्शन। अब बच्चों हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जो गैसेस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े दूर दूर है ना। जहाँ दूरियाँ ज़्यादा होती है वहाँ अट्रैक्शन कम होता है, तो बच्चों यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा। वाइल इन केस ऑफ लिक्विड द molecules are near to one another compared to gaseous molecules। तो ये दूरियां कम करनी है तो अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है सबसे पहले उनका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस कर दो, क्योंकि जब आप टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे यानी कूलिंग करेंगे तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, वो जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा। जब ये गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा यानी कि उनका स्पीड कम हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है तो वो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे और उनको पास में हम ला सकते हैं टू इन्हांसिंग द प्रेशर। फिर आप क्या करो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, जिसकी वजह से कंप्रेशन हो जाएगा और कंप्रेशन होने से ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस फिनोमिना इज नोन एज लिक्विफैक्शन। तो बच्चों आपको लिक्विफैक्शन समझ में आया और इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का रोल क्या होता है वो समझ में आ गया। अब इसमें 3 डेफिनेशन है अलग अलग। क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं TC, क्रिटिकल प्रेशर जिसको हम बोलेंगे PC, एंड क्रिटिकल वॉल्यूम जिसको हम बोलेंगे VC। देखो बच्चों ये TC, PC और VC क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर का अगर डेफिनेशन देना हो तो क्रिटिकल टेम्परेचर वह मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर लास्ट लिक्विफिकेशन प्रोसेस होता है।
यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और उससे अबाउ टेम्परेचर, उससे बिलो टेम्परेचर पर लिक्विफेक्शन होगा। अगर टेम्परेचर उससे अबाउ हो गया तो लिक्विफेक्शन नहीं होगा। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? इट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच लास्ट लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज अकर, लास्ट लिक्विफैक्शन प्रोसेस इज अकर। यानी कि इस टेम्परेचर और इससे बिलो टेम्परेचर पर लिक्विफेक्शन होता है। अगर टेम्परेचर इससे हायर चला जाए तो लिक्विफेक्शन नहीं होगा। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीसी। हर एक गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए अलग है, हीलियम के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, मीथेन के लिए अलग है। सभी गैसेस के लिए इसका जो वैल्यू है वो अलग अलग होता है। ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर, देखिए बच्चों, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? जिस हाईएस्ट टेम्परेचर को हम बोल रहे हैं ना क्रिटिकल टेम्परेचर, वहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल प्रेशर। और जहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, यानी जहाँ टीसी है और पीसी है, वहाँ 1 मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। यानी कि जहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर है, वहाँ 1 मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलूँगा मैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। और जहाँ टीसी, पीसी एंड वीसी तीनों होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल स्टेट यानी कि जहाँ पर क्या रहेगा? टीसी, पीसी एंड वीसी। सभी गैसेस के लिए ये टीसी, पीसी एंड वीसी की वैल्यूज़ अलग अलग होती है। क्रिटिकल मतलब आखिरी, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है ना, किसी का क्रिटिकल कंडीशन है मतलब वो जाने वाला है। वैसे ही यहाँ पर कंडीशन है क्रिटिकल स्टेट, जहाँ पर टीसी, पीसी, वीसी होगा मतलब ये लास्ट प्रोसेस है। इससे थोड़ा सा भी हमने वेरिएशन कर दिया तो वहाँ पर आइसोथर्म कर्व नहीं होगा और लिक्विफेक्शन नहीं होगा। दिस इज द लास्ट पॉइंट हियर, राइट? उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल स्टेट। क्लियर है बच्चों? अब उसके बाद 1869 में एक साइंटिस्ट आया थॉमस एंड्रयूज, जिसने कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये आइसोथर्म कर्व का स्टडी किया। किसने? थॉमस एंड्रयूज ने। और उसको जो भी रिजल्ट मिला उसने उसको एक आइसोथर्म कर्व में रिप्रेजेंट किया। और वो आइसोथर्म कर्व मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर, है ना? दिस इज द आइसोथर्म कर्व, दिस इज ए आइसोथर्म कर्व ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर। तो बच्चों ये आइसोथर्म कर्व है जो थॉमस एंड्रयूज को कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी में मिला था। अब ये आइसोथर्म कर्व क्या कहता है वो हम समझ लेते हैं, राइट? इसमें क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस पर क्या है? वॉल्यूम। वाई एक्सिस पे क्या है? प्रेशर, है ना? देखो इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। इज इट क्लियर टू एनीवन? नाउ दिस V1, V2, V3, P1, P2, P3 पता है। और ये रेड में मैंने VC, PC और TC को अंडरलाइन किया है, सर्कल कर दिया उसको, है ना, रेड से। अब सबसे पहले हम देखेंगे जब किसी गैसियस सब्सटेंस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। चलो आपके यहाँ NCERT का जो ग्राफ है उसमें यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट है उनका नेम नहीं दिया गया है, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ। दिस पॉइंट इज़ Y, दिस पॉइंट इज़ Z एंड यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर उसको मैंने दे दिया ये X, राइट। तो आप देखिए ये ग्राफ आपको क्या कहता है। सबसे पहले मैं सारे पॉइंट्स वाइज आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैं बात करूँगा इन दो पॉइंट की, X और Y की, मैं बात करूँगा Y और Z की, मैं बात करूँगा B और C की, मैं बात करूँगा A और B की, ऐसे ही मैं बात करूँगा पॉइंट E की, राइट। आफ्टर दैट PC, TC एंड VC की बात करूँगा।
और हायर टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो 1 बाय 1 मैं सारे पॉइंट आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है हमारे पास V1, है ना। जब इनिशियल प्रेशर कितना था बच्चों, 0, हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होना है। तो यहाँ पर ग्राफ का जो XY जो है वो आपको क्या दिखाता है, दिस XY इज शोइंग हियर व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर योर वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड। तो XY पॉइंट ग्राफ के अंदर क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है व्हाइल वी आर गोइंग टू इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब आप प्रेशर 0 से P1 पे जा रहे हैं, जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना। यहाँ पर जो है वो हमारा गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसियस फॉर्म में ही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। वाइल एट द पॉइंट Y एंड Z, ये Y से Z आपको क्या दिखाता है, यहाँ लिक्विफेक्शन शुरू हो गया, राइट, है ना। पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम बिटवीन गैसियस एंड लिक्विड फेज, कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तब एक इक्विलिब्रियम में है, राइट। Y से Z के बीच में जो गैस और लिक्विड दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है। और जैसे ही यहाँ आए Z पे, एक अचानक से इसका प्रेशर हमने इंक्रीज किया और यहाँ पर हमने दे दिया W। तो एक नया आएगा ग्राफ में ZW। अब ये ZW क्या बताएगा बच्चों आपको, ZW बताएगा कि जो आपका गैस था वो कौन से फेज में आ गया, अभी लिक्विड फेज में आ गया है ना, क्योंकि अचानक से आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज किया है, जस्ट इंक्रीजिंग, जूम करके आपने प्रेशर बढ़ा दिया। तो ये प्रेशर बढ़ा, तो ZW आपको कर्व क्या बताता है कि यहाँ पर आपका जो गैस था वो कंप्लीटली लिक्विड फेज में चला गया है, क्योंकि आपने प्रेशर को राइज किया है। पहले यहाँ टेम्परेचर कम है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जब अब थोड़ा आगे बढ़ते और ऊपर गए हम, है ना, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट दिखाया है B, C और A। सिंपल सी बात है, P1 के कंपैरिजन में अगर P2 किया है बच्चों तो हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है। जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, यानी वॉल्यूम कम हुआ तो आप यहाँ देखिए, ये देखो A से B ग्राफ क्या दिखाता है आपको, डिक्रीज इन द वॉल्यूम। सेम XY दिखा रहा है वैसे ही AB दिखाएगा आपको, यानी कि मैं AB भी ऐसा ही लिख सकता हूँ कि AB में भी ऐसा ही दिखाएंगे कि वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा हुआ है ना। आपने क्या किया, टेम्परेचर को थोड़ा राइज किया। पहले आपके पास था 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी आ गया 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसका एरिया अंडर द कर्व देखिए, आप इसका एरिया अंडर द कर्व देखेंगे तो वो बड़ा है ना। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इसका एरिया अंडर द कर्व कम हो जाएगा, यानी लिक्विफेक्शन जो है वो अब कम हो गया कंपेरिजन टू दिस। YZ के कंपेरिजन में BC का जो लिक्विफेक्शन है वो कम हो गया, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व जो है वो कम होगा कंपेयर टू दिस। आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, है ना। जैसे ये जो था ना, इसका एरिया अंडर द कर्व ज़्यादा था बहुत। ओके, तो जैसे ही आपने टेम्परेचर राइज किया है, नाउ द टेम्परेचर इज 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर B और C का जो एरिया अंडर द कर्व है वो YZ से कम है, राइट। तो यहाँ लिक्विफेक्शन कम हुआ है और अचानक से आपने प्रेशर इंक्रीज किया है C पॉइंट से, तो ये D जो है D पॉइंट पर और प्रेशर इंक्रीज P3 हो गया, फिर नेक्स्ट S तक जा रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है कि ये इट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड कंप्लीटली, राइट, वो कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगेन हमने थोड़ा और टेम्परेचर राइज किया है और प्रेशर बढ़ाया है, वॉल्यूम कम होगा। एक ऐसा पॉइंट आता है E, जिसको डिनोट किया हमने E पर। इट इज द लास्ट लिक्विफिकेशन प्रोसेस, लास्ट लिक्विफिकेशन प्रोसेस। और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है बच्चों, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज अवर TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलूँगा, क्रिटिकल प्रेशर। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा उसको क्रिटिकल वॉल्यूम। तो द पॉइंट E क्या बताता है आपको
TC, PC एंड VC के बारे में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो आइसोथर्म कर्व है उसमें 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पर जो प्रेशर होगा उसको बोलूँगा मैं क्रिटिकल प्रेशर, यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा उसको बोलूँगा क्रिटिकल वॉल्यूम। फिर हमने थोड़ा और कोशिश किया कि टेम्परेचर और बढ़ाया जाए, थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया, 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो हमें कोई आइसोथर्म कर्व नहीं मिलता है। थोड़ा और टेम्परेचर राइज करके देखा, व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कोई आइसोथर्म कर्व नहीं था, यानी यहाँ पर आइसोथर्म कर्व नहीं मिलता है। मीन्स दिस E is the last point at which the liquefaction process is going on। इस टेम्परेचर पर और इससे बिलो टेम्परेचर पर लिक्विफेक्शन होगा, इस टेम्परेचर के अबाउ टेम्परेचर पर लिक्विफेक्शन नहीं होगा। दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, देन दिस कंडीशन इज नोन एज क्रिटिकल स्टेट। ये पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए थॉमस एंड्रयूज ने स्टडी किया था और जो भी चीज़ उसको मिली उसने उसको पूरे इस ग्राफ के अंदर डिनोट कर दिया। तो बच्चों आपको पूरा ये ग्राफ ढंग से समझाना है। ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही, है ना, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ TC। ऐसे ही हर एक गैस के लिए अलग अलग होती है। आप हाइड्रोजन के लिए पूछेंगे, हीलियम के लिए, मीथेन के लिए, सबके लिए अलग अलग है, राइट। तो आपको ये पूरा ग्राफ ऐसे ही पूरा बना के उसको ढंग से एक्सप्लेन करना, हर एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एनीवन? तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब उसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन पढ़ते हैं बच्चों। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। हो गया बच्चों, अच्छे से नोट डाउन कर लिया आपने, पूरा का पूरा आइसोथर्म कर्व बना लिया। आपको NCERT में भी गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, राइट। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन। 1928 में ग्राम्स ने अपना गैसियस डिफ्यूज़न का लॉ दिया। अब ये गैसियस डिफ्यूज़न वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। डिफ्यूज़न को समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने लेबोरेटरी में क्या किया है, एक बॉटल है आपके पास, उसके अंदर H2S गैस फिलअप किया हुआ है। आपने क्या किया, किसी भी कॉर्नर में जाके इसका जो ढक्कन है वो यहाँ से रिमूव कर दिया। द केप इज रिमूव्ड। आपने इसका ढक्कन हटा दिया, केप रिमूव किया H2S की बोतल का। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पूरी की पूरी लेबोरेटरी में बहुत गंदी सी बदबू आने लगती है ना, सड़ी हुई मछलियों की गंध आती है H2S की, जो कि अनबियरेबल होती है। थोड़ी देर बाद पूरे स्कूल के कैंपस में आपको वो स्मेल आने लगेगी। द रीज़न इज डिफ्यूज़न। अगर डिफ्यूज़न को एक सिंपल वर्ड में बोलना हो तो मैं उसको बोल सकता हूँ डिफ्यूज़न मीन्स मोशन ऑफ gaseous molecule. Motion of gaseous molecule is known as diffusion. गैसेस का डिफ्यूजन क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन है, दे ट्रैवल, है ना। जैसे आपने H2S की बोतल तो किसी कॉर्नर में खोली, बट पूरा का पूरा लैब में उसकी बदबू आने लग गई। थोड़ी देर बाद पूरे बिल्डिंग में उसकी बदबू आने लगती है। द रीज़न इज दैट दिस मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। ऐसा ही हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं छोटा सा, जिसमें कि हमने क्या किया, 2 बीकर ले लिए, दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ हमने कनेक्ट करके पैक कर दिया, राइट। दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर। एक में कोई पर्टिकुलर गैस N2O फिलअप कर दी और दूसरे में डाइहाइड्रोजन फिलअप कर दी। इसका जो है ब्राउन कलर रहता है, वाइल हियर इज कलरलेस। गैस, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, थोड़ी देर घूम के आए, मस्त चाय वाय पी के आए, और थोड़ी देर बाद देखा तो इसका जो ब्राउन कलर था वो थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया, और ये वाला जो कॉनिकल, ये वाला जो हमें बॉटल है उसके अंदर भी लाइट ब्राउन कलर आ गया। मतलब दोनों के अंदर कलर का इंटेंसिटी एक जैसा हो गया। उसका कहने का मतलब क्या है कि गैसेस के मॉलिक्यूल इधर से इधर ट्रैवल करते हैं और इसके मॉलिक्यूल इधर ट्रैवल करते हैं। कब तक ट्रैवल करते रहेंगे, जब तक कि दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो बराबर बराबर अमाउंट में नहीं हो जाए। यानी मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज गोइंग ऑन व्हेन द प्रोसेस इज होमोजीनियस। जब तक प्रोसेस होमोजीनियस नहीं हो जाता है तब तक गैसेस के मॉलिक्यूल इधर से उधर ट्रैवल करते रहेंगे। इसीलिए दोनों का जो कलर है वो एक जैसा हो जाएगा बाद में, लाइट ब्राउन कलर। दिस फिनोमिना इज नोन एज गैसियस डिफ्यूजन। और इसी गैसियस डिफ्यूजन को यहाँ पर ग्राम्स ने 1928 में एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स गैसियस डिफ्यूजन क्या होता है, गैसियस डिफ्यूजन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू ग्राम्स, द रेट ऑफ गैसियस डिफ्यूजन इज इनवर्सली proportional to square root of their density. R, rate of diffusion is inversely proportional to square root of their density. This is the Gram's gaseous diffusion law.
जैसे ये तो हमने एक गैस के डिफ्यूज़न की बात की, अगर मोर देन वन गैसेस है तो वहाँ रेट ऑफ गैसियस डिफ्यूज़न रेशियो R1/R2 क्या लिख सकते हैं आप, रूट d2/d1. ओके, दिस इज द ग्राम्स गैसियस डिफ्यूज़न लॉ. नाउ one more important thing, we know that density is directly proportional to molecular mass, क्योंकि density इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम. तो यहाँ पर जो d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि आप लिख सकते हो d2/d1 इक्वल्स टू m2/m1. पुटिंग दिस इंटू दिस वैल्यूज हियर, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया R1/R2 इक्वल्स टू रूट d2/d1 इक्वल्स टू रूट m2/m1. अब क्या होगा, आपको रेट ऑफ डिफ्यूज़न का रेशो दिया गया होगा या अलग अलग रेट ऑफ डिफ्यूज़न आपको दे रखा होगा, एक का मोलर मास दे देंगे और दूसरा आपको पूछेंगे. यानी टोटल 4 वेरिएबल्स होंगे, 3 की वैल्यूज़ होगी, 4th वन यू हैव टू कैलकुलेट. यहाँ से न्यूमेरिकल प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो दिस फॉर्मूला इज़ इम्पोर्टेंट हियर, राइट. ये तो एक डेफिनेशन से आपके पास फॉर्मूला आ गया. वन अनदर डेफिनेशन ऑफ दिस डिफ्यूज़न ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, एक सिंपल सा और डेफिनेशन है. R इक्वल्स टू होता है V/T. V का मतलब होता है कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इन यूनिट टाइम. in unit time interval the amount of gaseous molecule diffuse is known as rate of diffusion. यानी R इक्वल्स टू क्या होता है, V/T, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है इन यूनिट टाइम में. अगर यहाँ R1 करना हो तो R1 क्या करेंगे, V1/T1. ऐसे ही आपको R2 करना होगा तो क्या करेंगे आप, V2/T2. सेम थिंग बच्चों, यहाँ पर आपको रेशो लिखना हो, हाउ कैन वी राइट द रेशो, R1/R2 इक्वल्स टू क्या होगा, V1/T1 डिवाइडेड बाय V2/T2, राइट, इक्वल्स टू रूट d2/d1 इक्वल्स टू रूट m2/m1. राइट, सिंपल सी बात होगी. दो कंडीशन लगा सकते हैं. इफ V1 इक्वल्स टू V2, V1 और V2 इक्वल है, तब क्या होगा, R1/R2 इक्वल्स टू V1 और V2 बराबर है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा T2/T1 इक्वल्स टू रूट d2/d1 या रूट m2/m1. यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, दो अलग अलग टाइमिंग्स आपको दे देंगे, है ना. रेट ऑफ डिफ्यूज़न आपको दिया गया होगा और मोलर मास में से एक आपको पूछा होगा, है ना. 6 वेरिएबल्स में से 5 वैल्यू होगी, 6 वन यू आपको कैलकुलेट करनी है. सेकंड कंडीशन लगा दी अगर हमने, इफ़ T1 इक्वल्स टू T2, T1 और T2 इक्वल है, तब क्या होगा बच्चों, तब आप लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू रूट d2/d1 इक्वल्स टू अंडर रूट m2/m1. यू कैन यूज़ दीज 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज हियर. कंडीशन देखना है ना, उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहाँ से न्यूमेरिकल का प्रोबेबिलिटी रहता है. अब बच्चों इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, जिसको भी बहुत सारी कंपटीशन की एग्ज़ाम की बुक में बताया गया है कि आपने एक 100 मीटर का रोड ले लिया है, उसके एक साइड अमोनिया लगा दिया, एक साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा दिया, दोनों को ट्रैवल करा रहे हैं, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है वाइट फ्यूम्स के साथ. तो कौन कितना ट्रैवल करता है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलता है ना. बट ग्राम्स गैसियस लॉ ऑफ डिफ्यूज़न जो हम पढ़ रहे हैं ना, वाई मीन्स इसका एप्लीकेशन क्या है, यूटिलिटी क्या है ना. तो एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ. अगर मुझे इसका एप्लीकेशन या यूजेस बताना हो कि यूजेस या इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसका सबसे पहला यूज़ जो है ना, जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, दीज आर द 2 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम. इनको सेपरेशन करने में,
इनके सेपरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके मोलर मास में बहुत कम डिफरेंस है, 235 एंड 238। तो इतने कम मोलर मास को ये रेट ऑफ डिफ्यूज़न की टेक्निक से ये हम अलग अलग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर किसी भी गैस का मोलर मास और उनका डेंसिटी फाइंड करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूज़न का रेशो, रेट ऑफ डिफ्यूज़न रेशो कैलकुलेट करने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ दिस ग्राम्स गैसियस डिफ्यूज़न लॉ। ठीक है बच्चों, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। आई थिंक स्टूडेंट्स आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। आप आज की जो क्लास में मैंने दोनों टॉपिक पढ़ाए उनको अच्छे से पढ़ें। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस क्या होता है, थॉमस एंड्रयूज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो आइसोथर्म कर्व बनाया आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें, राइट। और सेकंड जो है ग्राम्स गैसियस डिफ्यूज़न लॉ क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, राइट। 2 टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट करें, राइट। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।